हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में सेकेंड लॉ में देखा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, एंड इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, linear momentum of particle is conserved. This law is to be extended to a system of particles that if net external force exerted on a system, then if net external force exerted on a system is zero, then linear momentum of system is conserved. तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले आप देखिए कि पार्टिकल यहाँ एक लोकेटेड है, ठीक है। उसका ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसका मास m1 है, ये पार्टिकल 1 है, ये r1 इनिशियल ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ये डिस्प्लेस हुआ और यहाँ से चलकर मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? ऑब्वियसली ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हम लिख सकते हैं r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसी प्रकार से देखिए, अगर हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पार्टिकल यहाँ है m1 मास का और एक पार्टिकल यहाँ है m2 मास का, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, नियर हैवियर वन। अब ये पार्टिकल चलकर थोड़ी देर में यहाँ आ जाता है और m2 चलकर यहाँ आ जाता है, तो नया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ये होगा लाइन ज्वाइनिंग पर। तो इसको मैंने कहा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 इनिशियल है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फाइनल है। इसी प्रकार से ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इनिशियल है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फाइनल है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है? RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। जब मैं इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो ये m1 का इनिशियल पोजीशन वेक्टर और m2 का भी इनिशियल पोजीशन वेक्टर काम करेगा। जब मैं सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन निकालने चला तो मेरा फार्मूला हो जाएगा m1 r1 फाइनल प्लस m2 r2 फाइनल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हाँ कि ना भाई? ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का इनिशियल, RCM इनिशियल। तो ये हमने R1 I और R2 I से निकाला, ये R1 F और R2 F से क्या निकालेंगे हम? RCM फाइनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 गिव्स RCM फाइनल माइनस RCM इनिशियल। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट S से लिखूं या D से लिखूं, तो मैं इसको D से लिखना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM फाइनल माइनस RCM इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ से LCM लिया m1 प्लस m2, तो ऊपर क्या बचेगा? m1 r1 फाइनल माइनस m1 r1 इनिशियल, तो m1 इंटू इन ब्रैकेट r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल, मतलब क्या होगा?
1 का डिस्प्लेसमेंट m1d1 प्लस m2 इन ब्रैकेट r2 फाइनल माइनस r2 इनिशियल। r2 फाइनल माइनस r2 इनिशियल क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड वन, तो m2d2। इस प्रकार से मैंने एक रिलेशन लेकर निकाला सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, कितने टाइम में ये घटना घटी, या यूं कहो कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल करके। तो r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल करेंगे तो d1 आ जाएगा, r2 फाइनल माइनस r2 इनिशियल करेंगे तो d2 आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, ऐसा आ जाएगा। अब इन पर विचार करना, इन तीन के ऊपर ये जो तीन फार्मूले हमने निकाले 1, 2 और 3, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए हमारे पास तीन फार्मूले आए। पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालना है RCM, तो ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको डिफरेंशिएट करा था तो आया था VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। गौर से सुनना बात मेरी। इसको डिफरेंशिएट किया था तो आया था DDT ऑफ VCM इज इक्वल टू ACM m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले पर कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टोटल मास m1 प्लस m2, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू VCM हमने लिखा, ये है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम। ये है पूरे सिस्टम का मास, तो मैंने इसको लिखा कैपिटल M। ये पूरे सिस्टम के मास को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। तो m इंटू VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसा निकाला। और इसको क्या समझूं मैं कि अगर मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, उनका दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 पार्टिकल हों, 10 पार्टिकल हों, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, तो उसके पूरे मास को पॉइंट मास के रूप में उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान सकते हैं कैपिटल M। और उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी निकलेगी उसको निकालने का ये फार्मूला है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर्स का वेक्टर सम कर लो, मोमेंटम का वेक्टर सम कर लो, तो ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। अब अपन ने इसको डिफरेंशिएट करा कि DDT ऑफ PCM मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू DDT ऑफ VCM, और वो क्या होगा m इंटू ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 होगा। ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार है। अब टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू ACM जब आप निकालोगे ना, तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा। कैसे आएगा? तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल ये है मास m1 का, एक पार्टिकल ये है मास m2 का, ये दोनों इंटरनल फोर्स भी लगा रहे हैं। एक्सटर्नल को मारो गोली, इंटरनल फोर्स भी लगा रहे हैं। ये है m1, ये है m2।
तो यह है फोर्स ऑन 1/2, यह है फोर्स ऑन 2/1 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। इंटरनल फोर्स तो ऐसे ही रहता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर इस पर लग रहा है मान लो F1 और इस पर लग रहा है मान लो F2। अब सोचो कि अगर सिर्फ इसका m1 का एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ m1 का जब एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो ये दोनों फोर्स इस m1 पे लग रहे हैं जो कि एक्सटर्नल कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं F1 प्लस F12 इज इक्वल टू m1a1। अच्छा, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स ऑन m2, F2 प्लस F21 इज इक्वल टू m2a2। अब इन दोनों को हमने सम किया तो चूंकि ये इक्वल अपोजिट हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। और F1 प्लस F2 क्या है? ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या है? ये है टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू ACM या DDT ऑफ M इंटू VCM। मास ऑफ सिस्टम तो कांस्टेंट है, यहाँ मास को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स को मैं लास्टली ऐसा लिख सकता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास। यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जन्म होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। और लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास PCM हमने डिफाइन करा है टोटल मास m इंटू VCM। तो इसको हम यहाँ से अब आगे बढ़ाते हैं। मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ। तो हमने क्या ऑब्टेन किया कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है m इंटू VCM, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं m1v1 प्लस m2v2 करके। वेक्टर सम करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स का, वेक्टर सम, ये वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलता है m इंटू ACM अगर मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो तो, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बात करी थी। और ये आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2। और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो मैं यहाँ उसको मेंशन कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या कहता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, मतलब हर एक पार्टिकल पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़ नहीं, एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, हर एक पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो कितना आ रहा है, उसका सम कर लो, वेक्टर सम। इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड
या कांस्टेंट। जैसे कि हमने वहाँ देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन m इंटू यू कॉस थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट थी उसकी, u एट एंगल थीटा से अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया। तो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम m इंटू यू कॉस थीटा कांस्टेंट था। तो ऐसे ही हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज नॉट जीरो, देन linear momentum of system is conserved in a direction perpendicular to net external force। सही बात है ना। अगर ये फोर्स नेट एक्सटर्नल जे कैप में है तो ACM भी जे कैप में आएगा, तो जो VCM है वो जे कैप वाला कंपोनेंट चेंज होगा, आई कैप वाला क्यों चेंज होगा। बात खत्म। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने के बाद एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एक सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, वो m इंटू ACM, वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को फाइंड करने के काम आता है, इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन को फाइंड करने के काम नहीं आता है। इस चीज़ का इस्तेमाल आपका नेक्स्ट चैप्टर में रोटेशनल मैकेनिक्स में, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के नाम से जो चैप्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू ACM, और ये ACM निकालने के काम आएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको समझ में आ गया। जैसा कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए था वैसे ही यहाँ पर भी बात बन के आ गई है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब m1v1 प्लस m2v2 जो भी होगा वो हमेशा वेक्टर सम कांस्टेंट बना रहेगा। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व हो जाएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं, सिस्टम का कंबाइंड। ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़े तीन फार्मूले, DCM इज इक्वल टू m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2, VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड MACM इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये सब फार्मूले हम देख रहे हैं। उस पर एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ पर ये y एक्सिस है, इधर ये x एक्सिस है। यहाँ पर एक बॉम्ब रखा है ओरिजिन पर, जिसका कि मास है 10 kg और एट रेस्ट है। ठीक है। अब इसको एक्सप्लोड होने के बाद तो ये इट एक्सप्लोड्स एट t इक्वल टू 0। कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो एक फ्रेगमेंट उसका यहाँ आया हुआ है और दूसरा फ्रेगमेंट कहीं यहाँ है इस बॉम्ब का। ये वाला जो फ्रेगमेंट है इसका मास है मान लीजिए 6 kg और इसका मास है मान लीजिए 4 kg। ये डिस्टेंस हमने ऑब्टेन करा 12 मीटर। तो बताओ इसका डिस्टेंस या x कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड x एट t इक्वल टू टी। तो ये टाइम t इक्वल टू टी पर यहाँ पहुँचे हुए हैं दोनों टुकड़े, और टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉम्ब यहाँ था। तो देखिए अगर ये सिचुएशन है कि स्लाइड होकर गए, फ्रिक्शन तो है नहीं, उनका वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम का मास 10 kg, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम है 0, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा कांस्टेंट और वो पहले था 0 तो रहेगा हमेशा 0। तो इसका मतलब VCM रहेगा
कांस्टेंट जो कि था पहले 0 तो हमेशा रहेगा 0, और VCM है अगर 0, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि VCM 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है हमेशा, मतलब सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? 0। हर क्वेश्चन में ऐसे ही चालू करना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब जो पहले था वही बाद में बना हुआ है, तो VCM भी कांस्टेंट है, जो पहले था वही बना हुआ है। अगर 0 था तो बहुत बढ़िया बात है, DCM भी 0 होगा। DCM अगर 0 है तो इसका मतलब M1D1 प्लस M2D2 अपॉन M1 प्लस M2 ये 0 है, और इसका मतलब ये होगा कि न्यूमरेटर 0 है, M1D1 प्लस M2D2 0 है, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? तो M1 का मास बताओ, इसको मैंने लिखा 6 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -12 i कैप। अच्छा, दूसरा 4 kg का, इसका डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो ये है 0। तो बताओ D2 कितना होगा? तो ये होगा 6 × 12 अपॉन 4 i कैप, मतलब 18 i कैप मीटर। तो इसका मतलब x कितना हुआ? 18 मीटर। ऐसे लिखने के बजाय मैं अगर ये कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो इनका वेक्टर सम 0 है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूँ तो मैं लिखूँगा कि M1D1 मतलब 6 × 12 और उधर से M2D2 मतलब 4 × x, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, एक लेफ्टवर्ड गया एक राइटवर्ड गया। तो बताओ x कितना हुआ? तो x = 18 आ गया। शॉर्ट में फटाफट ऐसा कर सकता हूँ मैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। अभी तो मैं आपको मेथड पूरा समझा रहा हूँ सिस्टमेटिकली, वरना क्वेश्चन देखते ही आप मौखिक आंसर निकाल देंगे ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगली सिचुएशन देखिए, ओरिजिन पर वही बम है और उसका मास मान लीजिए 4m है। बॉम्ब एट रेस्ट एट ओरिजिन और मास इसका 4m है। It explodes at t = 0। ये देखा कि एक फ्रैगमेंट जिसका मास है m, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है v स्पीड से या v0 स्पीड से, और दूसरा फ्रैगमेंट जो है वो अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन जा रहा है v0 स्पीड से। तो जो तीसरा होगा फ्रैगमेंट, उसका मास बचा 2m, तो वो 2m मास का ब्लॉक का वेलोसिटी फाइंड करना है। XY प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उनके वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड हैं, ऐसा मान के चलो। ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये XY प्लेन। कुछ ना कहा जाए तो ये मान के चलना है कि मोमेंटम कंजर्व करना है अपने को, और जो वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम बताए हुए उसके आधार पे काम करिए। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर ओरिजिन पर बम रखा था और वो जा रहा है अपना, तो उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करना। तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो जाएगा। पहले क्या था? 0, तो 0 ही रहेगा बाद में भी। अब पहले 0 था और बाद में किसी टाइम t पर हम देख रहे हैं कि एक m तो जो है वो -v0
आई कैप से जा रहा है, दूसरा m जो है वो माइनस वी नॉट जे कैप वेलोसिटी से जा रहा है, और तीसरा जो है 2m मास का उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं, वो निकालना है। पर तीनों का जब वेक्टर सम करेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो वो तो जीरो आना ही है बस। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन 2 आई कैप प्लस जे कैप, इनको इधर शिफ्ट करो और 2 से डिवाइड करो। तो अगर लीनियर मोमेंटम की टर्म में बात करें तो इस m का लीनियर मोमेंटम इधर मान लीजिए कितना है p, दूसरे m का लीनियर मोमेंटम इधर मान लीजिए कितना है p, ये आई कैप डायरेक्शन में, ये जे कैप डायरेक्शन में। तो तीसरा जो होगा 2m, उसका लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, तो ऐसा आएगा लीनियर मोमेंटम मेरे भाई कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो जाना चाहिए। तो इसका आ जाएगा पी आई कैप प्लस पी जे कैप, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो जाए। तो अगर पी की टर्म्स में बात करेंगे वो, तो इस तरह से बात करना। इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर पूछें स्पीड, तो निकालना आपको आता है, आई कैप प्लस जे कैप का मतलब होगा रूट ऑफ 2, तो v का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो वी नॉट अपॉन रूट 2 ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बने जिसमें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है तो कंजर्व कर देना, जो अननोन क्वांटिटी है वो अपने आप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए कि m मास का एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आई कैप डायरेक्शन में, और दूसरा m मास का पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जे कैप डायरेक्शन में जा रहे हैं, आकर यहाँ कोलाइड होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपक कर टोटल मास कितना हो जाएगा 2m। They stick together after collision and you have to find speed of this combined mass। तो ये इधर कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ कंबाइंड मास। अब देखो ये बार बार हॉरिजॉन्टल और ये वो बोलना बंद कर दिया, अब आप समझ लो कि बस ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाले काम करना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो क्या करूं मैं, तो वही कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो कि हमें दिख रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो वो जीरो होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले था कितना था, m इंटू 3 आई कैप प्लस m इंटू 4 जे कैप, वो बाद में 2m इंटू वेलोसिटी v ऐसा होगा। तो वेलोसिटी v कितना होगा, वेलोसिटी v होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे स्पीड, तो ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मैग्नीट्यूड होता है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, समझ गए। और ऐसा एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए ये xy एक्सिस है और एक पार्टिकल जिसका मास है 3 kg, वो इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से माइनस आई कैप डायरेक्शन में। दूसरा जो पार्टिकल है वो है 4 kg का और उसकी स्पीड इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड है। और तीसरा पार्टिकल है उसका मास है मान लीजिए कितना 8 kg और वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से ये 37 डिग्री है। ठीक है, तो इन तीन पार्टिकल का आपको VCM निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 particles shown।
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है VCM निकालने का? VCM निकालने का फार्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, 3 पार्टिकल है ना, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो VCM कितना आएगा? तो 3 इंटू -6 i कैप, ऐसा लिखूँ, 3 इंटू -6 i कैप प्लस 4 इंटू -8 j कैप प्लस 8 इंटू, क्या लिखूँ उसको? तो 10 मीटर पर सेकंड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिजॉल्व कर लो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, तो हो जाएगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो गया 15। और ऊपर i कैप वाला देखिए, ये है -18 i कैप और यहाँ पर 64 i कैप, तो 64 -18 i कैप। जे कैप वाला देखिए, जे कैप वाला यहाँ से है 48 जे कैप और यहाँ से 32 माइनस का जे कैप। तो VCM क्या आया? अब जो आया वो आंसर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 20 सब्ट्रैक्ट करते तो 44 आता, तो ये जाएगा 46 i कैप, और ये 30 सब्ट्रैक्ट करते तो 18 आता, तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, इस तरीके से VCM निकाल दिया। अगली सिचुएशन देखिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ एक गन है या कैनन है, जो भी समझ लो, और एक बुलेट है। तो ये गन पहले तो रेस्ट में थी और इसमें बुलेट अंदर एम्बेडेड थी, ठीक है ना, ये एट रेस्ट है। गन का मास मान लीजिए 1 kg और बुलेट का मास मान लीजिए 50 ग्राम, ठीक है। ये रेस्ट में सिस्टम, फायर किया तो बुलेट जो है 50 ग्राम की, वो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है ग्राउंड फ्रेम में। तो आपको बताना है कि बताओ रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कितनी होगी, आपको फाइंड करना है V। तो क्या करेंगे, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कर देंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व करेंगे। पहले लीनियर मोमेंटम क्या था, 0, बाद में भी क्या होना चाहिए, 0। तो जितना ये m इंटू वी नेगेटिव मोमेंटम है, उतना ही m इंटू वी ये पॉजिटिव मोमेंटम होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है। यहाँ लिखो कि 0 पहले लीनियर मोमेंटम था, फिर बाद में 1 kg वाला यानी 1000 ग्राम वाला जाने लगा -v i कैप से, और 50 ग्राम वाला जाने लगा 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये ग्राम में, ये भी ग्राम में है ना, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास वही रिलेशन आने वाला है कि 1000 ग्राम वाला जा रहा है इधर v से, उसका मैग्नीट्यूड, और 50 ग्राम वाला जा रहा है इधर 100 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिए मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। अब चूंकि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 इंटू वी। तो v कितना हो जाएगा, 100/20 मीन्स 5 मीटर पर सेकंड। मेरा ऐसा आंसर आ गया
5 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। अब इसमें आगे बढ़े, बोला कि ये बुलेट जो है ना 50 ग्राम की बुलेट जो किस स्पीड से चल रही थी, 100 मीटर पर सेकेंड से, ये आती है और यहाँ एक ब्लॉक रखा है इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जिसका म्यू है 1/2 और इसका मास है मान लीजिए 450 ग्राम। ब्लॉक ऑफ वुड एट रेस्ट, इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, घुस के इसमें धंस जाती है। तो बताओ कि ये ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम जो है कितनी दूर चलकर रुकेगा। तो आपको कहा कि इफ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू वुडन ब्लॉक find distance to which block slides या moves, ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो पहले तो ये मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सिस्टम क्या हो गया हमारा, 50 ग्राम प्लस 450 ग्राम, 500 ग्राम का सिस्टम है। इन दोनों को मिला के सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कर दो। एक्सटर्नल फोर्स 0, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व। तो जो इनिशियल है वही फाइनल भी रहेगा। पहले क्या था, 50 ग्राम इंटू स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गया 50 प्लस 450 ग्राम का बुलेट प्लस ब्लॉक और उसकी स्पीड है v। तो बताओ v कितना होगा, तो ये है हो जाएगा 500, तो ये 50, तो 1/10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये आगे चलेगा तो रिटार्डेशन कितना मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा म्यू जी बोले तो -1/2 इंटू 10 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कितनी दूर चलकर रुकेगा, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a इंटू s। तो s कितना आया, 10 मीटर। ऐसा सिंपल छोटा क्वेश्चन बनता रहता है, पूछते रहते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट हमारा बिल्डअप होना शुरू हो रहा है। ये हमारा एंड नहीं है, ये हमारा स्टार्ट है कि हमने खाली मोमेंटम कंजर्व करके दिखा दिया। इतना तो कर ही सकते हैं। अगली सिचुएशन देखो, बॉम्ब ही फटते रहेंगे। देखो अभी तो बॉम्ब एंड बुलेट का केस चल रहा है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल वाई एक्सिस। एक बम को हमने प्रोजेक्ट किया और वो बम का पाथ ऐसा होता, लेकिन क्या हुआ कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसके 2 टुकड़े हुए इक्वल मास के। तो मान लो कि इसका मास पहले बॉम्ब का था 2m, अब 2 टुकड़े हुए इक्वल मास mm, ठीक है। और एक जो पार्ट है ना, इट रिट्रेसेस द पाथ, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से ही फिर अब वापस आने लगा। तो बताओ कि अगर ये डिस्टेंस रेंज कहलाती है, जो रेंज r है, तो दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ गिरेगा। तो ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा आगे जाके यहाँ गिरेंगे। तो कहाँ गिरेंगे ये पूछ रहा है, यहाँ पर। तो क्वेश्चन बनाया हमने कि बॉम्ब एक्सप्लोड्स into 2 equal parts at highest point
and one part retraces its path. Find distance from origin where other part falls on ground. तो ये जो मोशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल का, उसको आप थोड़ा समझना। यहाँ इसकी स्पीड मान लो u है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बिफोर एक्सप्लोजन इसकी वेलोसिटी बॉम्ब की पूरे मास m की क्या थी, u cos थीटा। एक्सप्लोजन होने के बाद एक पार्ट की वेलोसिटी इधर u cos थीटा हो गई, तभी तो जो मोशन इधर होने वाला था वो अब डायरेक्शन अपोजिट होने से इधर होने लगा, तो ये रिट्रेस करके वापस ओरिजिन पर आएगा। और दूसरा जो पार्ट है उसकी स्पीड इधर कुछ आएगी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाए सिस्टम का। क्यों? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा था mg या 2mg, जो भी करो 2mg, लेकिन ये बम अचानक से फटा तो इसको इतना टाइम ही नहीं मिला फोर्स को एक्ट होने के लिए कि वो चेंज इन मोमेंटम क्रिएट कर सके। देखो, फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है। तो फोर्स लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकता है प्रोवाइडेड सम टाइम इज गिवन। पर अगर फोर्स को एक्सप्लोजन का इंटरवल, एक्सप्लोजन टाइम देखें तो वो नियरली जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, जीरो। मतलब जो लीनियर मोमेंटम बिफोर को एक्सप्लोजन था, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वही लीनियर मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो टाइम ड्यूरेशन है एक्सप्लोजन का वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करता हूँ, दोनों तरीके से समझना आप। अगर खाली स्पीड पूछ ले इसकी तो कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे साहब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो पहले क्या था, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जस्ट बिफोर इनिशियल एंड जस्ट आफ्टर फाइनल। पहले क्या था, 2m मास था और u cos थीटा आई कैप मतलब पॉजिटिव है ना। बाद में क्या हुआ, माइनस m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप और बाकी का बचा m इंटू वी। तो अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो v कितना आएगा, 3u cos थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर u cos थीटा से चलता है और ये r/2 डिस्टेंस चलता है t टाइम ऑफ फॉल में, जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होना है वो अनइंटरप्टेड रहेगी, अनडिस्टर्ब रहेगी। जैसे पहले होना था वैसे ही होगी पूरे सिस्टम पर, पूरे 2m मास पर जो फोर्स लग रहा था पहले उतना ही लग रहा है अभी भी, भले दो टुकड़ों पे अलग अलग लग रहा है, m1g m2g, कुल मिलाकर तो m1 प्लस m2g लग रहा है। और इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो उतना ही रहेगा। तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g है और उससे सेंटर ऑफ मास तो इसी पाथ पर चलता हुआ चलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ना तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ ना उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ। तो जैसे वो यहाँ आता वैसे ही यहाँ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पहुँचेगा। अब सवाल है कि ये 3u cos थीटा है स्पीड जैसा आपने कैलकुलेट किया, तो u cos थीटा से चलता तो r/2 डिस्टेंस चलता। अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3u cos थीटा है तो ये 3 टाइम्स r/2 चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 टाइम्स r/2। तो ये 3r/2 और ये r/2 मिलके टोटल कितना हो जाएगा, 2r। तो मेरा आंसर क्या होगा कि ये r है और ये भी r है, टोटल मिला के 2r है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये कि चूंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन अनडिस्टर्ब्ड है, सेंटर ऑफ मास जब यहाँ गिरेगा उसी मूवमेंट पर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अनडिस्टर्ब्ड है।
सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है ना, तो ये एक पार्ट यहाँ रहेगा और एक पार्ट यहाँ रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेंगे दोनों पार्ट। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो वैसे ही होना, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस g डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे ये नीचे उतरेगा वैसे वैसे ये नीचे उतरेगा, तो वाई डायरेक्शन में तो सेम डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये 3u cos थीटा तो 3u cos थीटा ही रहेगा, और ये u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहेगा। तो वो अपनी अपनी स्पीड के अनुसार, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के अनुसार एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेस होने वाले हैं। तो मैं अगर कहूँ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, तो बताओ दूसरा पार्ट कहाँ है। तो मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया और मैंने मास मोमेंट इक्वेट करे, इधर का और इधर का मास मोमेंट मैंने इक्वेट करे। तो इसका मास मोमेंट कितना आएगा, m इंटू आर, उसका कितना आएगा, m इंटू, मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो इसको मैंने मान लिया डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ये मुझे पता नहीं, मैं तो मास मोमेंट निकाल रहा हूँ। मास पता मुझे टुकड़ों का m, तो ये m इंटू डी ऐसा लिख सकता हूँ। तो d कितना आया, r, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आई, तो मेरा आंसर 2r हो गया, रेंज का डबल। और अगर u और थीटा दिया हुआ है तो r आप निकालना जानते हैं, आप उस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सप्लोजन वाला, प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन करते हैं। दो तरीके समझ में आया कि नहीं। एक तो ये है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ गिरेगा, उसी मोमेंट पे एक फ्रेगमेंट यहाँ, एक फ्रेगमेंट यहाँ, तो मास मोमेंट दोनों को इक्वेट करके आप उसकी लोकेशन निकाल लो। दूसरा ये कि अगर स्पीड पूछी हो तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो सिस्टम का, जैसे कि हमने यहाँ करा। पहले ये पूरा बम था, अब एक टुकड़ा लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा राइट में जा रहा है, करके हमने इसको सॉल्व करा, तो v की वैल्यू आ गई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आइस सरफेस को हम स्मूथ मान के चलते हैं, और ऐसे वाटर के ऊपर जब बोट चल रही होती है तो वाटर और बोट के बीच में भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 मान के चलते हैं। तो वाटर सरफेस एंड आइस सरफेस को हम स्मूथ मानते हैं। अब एक सिचुएशन देखो कि यहाँ टग ऑफ वॉर है, समझ लो। ये एक मास m1 का आदमी है और ये एक मास m2 का आदमी है, और ये एक रोप से, मासलेस रोप से एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। इसने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया वो सेम फोर्स है, और इसमें टेंशन T उसके बराबर आएगा। अब इनिशियली दोनों रेस्ट में थे और उनके बीच का सेपरेशन D था। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशंस का रेशो, स्पीड्स एट एनी टाइम t का रेशो, एंड डिस्प्लेसमेंट्स एट एनी टाइम t का रेशो। मोशन स्टार्ट हुई, इनने पुल किया एक दूसरे को, तो क्या कहेंगे हम कि इस पर जो फोर्स लगा t वो है m1 इंटू a1 के बराबर, और इस पर जो फोर्स लगा t वो है m2 इंटू a2 के बराबर। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, m2 अपॉन m1, सिंपल। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, तो ACM 0 है। तो मैंने इस बात को ऐसे कहा कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ 2 persons 0 है। तो इसका मतलब m1 a1 प्लस m2 a2 इनका वेक्टर सम 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACM होता है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ACM, ऐसा होता है। तो यहाँ से भी मैं वही बात कह सकता हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो इनका वेक्टर सम 0 है। तो फिर वही बात आ जाएगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दो, m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2,
दिस गिव्स यू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस। फिर मैंने कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा, जो कि पहले क्या था, जीरो, बाद में किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर इसकी स्पीड मान लो v1 है और इसकी स्पीड मान लो v2 है। तो मैं क्या लिखूँगा, m1 v1 i कैप प्लस m2 इंटू माइनस v2 i कैप। तो मैंने i कैप हटा दिया, प्लस या माइनस से हम उसकी डायरेक्शन समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कि दोनों के जो मोमेंटम है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। तो इसका मतलब v1 अपॉन v2 कितना है, इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस। जो है भारी उसकी स्पीड होगी कम, उसमें एक्सेलरेशन भी कम जनरेट होगा, फोर्स तो सेम है। अब जिसका मास ज़्यादा है, फोर्स सेम है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो स्पीड भी जो जनरेट होगी वो कम रहेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो चूँकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, जो कि पहले जीरो थी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, जो कि कैसे निकालते हैं अपन, m1 d1 प्लस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जीरो है। तो इसका मतलब कि m1 d1 और m2 d2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 है मैग्नीट्यूड में। तो d1 अपॉन d2 क्या होगा, वही m2 अपॉन m1। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस m2 अपॉन m1। फिर बोला कि बताओ ये कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ इनका अभी इनिशियली सेंटर ऑफ मास है ना, बस ये वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ मिलेंगे वहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जहाँ पहले था वहीं आखिर में भी रहने वाला है। तो वो दोनों जाकर जहाँ मिलेंगे वहीं सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। इसका मतलब कि वो सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन पर जाकर मिलेंगे। तो बताओ कौन कितना चलेगा, तो ये चला मान लो d1, ये चला मान लो d2। तो बताओ d1 कितना होगा, तो देखो d1 कितना होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आता है। सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आता है, d1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d, ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रब करके फिर आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा सुंदर सा ट्रीटमेंट है। तो देखो वैसे तो आंसर अपने को याद है कि d1 कितना होगा और d2 कितना होगा, लेकिन यहाँ से मैं कैसे निकालूँ कि भाई देखो d1 प्लस d2 कितना है d, और d1 अपॉन d2 कितना है, वो है m2 अपॉन m1। तो d1 और d2, m2 और m1, इस d को m2:m1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो टोटल कितने टुकड़े करेंगे अपन, m1 प्लस m2, d के m1 प्लस m2 टुकड़े करें, और m2 पार्ट किसको दिया, d1 को। इसी प्रकार से जो ये अपन ने पार्ट्स करे, कितने पार्ट करें टोटल, m1 प्लस m2, तो m1 पार्ट किसको दिए, d2 को। तो d1 अपॉन d2 निकालोगे तो m2 अपॉन m1 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। और वैसे तो हमें ये फार्मूला याद ही है कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी दूर होगी, जितनी दूर होगी उतने डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। आ रही बात समझ में। इसी तरह की एक और सिचुएशन दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये एक दूसरे को पुल कर रहे थे, मान लीजिए एक दूसरे को पुश करते हैं, तो वही रेशियो आपसे पूछा है, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2। तो दो बंदे हैं और ये एक दूसरे को पुश करने वाले हैं इस तरीके से। यहाँ पे दोनों रेस्ट में इनिशियली u1 इज़ 0, u2 इज़ 0। इसका मास m1, इसका मास m2, ये इधर चला, ये इधर चला। ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है इनके एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन कब होगा, जिस मोमेंट पर वो धक्का दे रहे होंगे, उसके बाद तो फोर्स जीरो हो जाएगा इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। तो फिर तो
दोनों जीरो हो जाएंगे एक्सेलरेशन, लेकिन ये ड्यूरिंग पुशिंग हम बात कर रहे हैं। फिर बाद में एट एनी टाइम टी उनके स्पीड्स जो आएंगी v1 अपॉन v2 उसका रेशो पूछा है, एंड उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे d1 अपॉन d2 उनका रेशो पूछा है। तो वही बात होगी कि जो एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा उससे m1 को a1 एक्सेलरेशन मिल रहा है तो m2 को a2 एक्सेलरेशन मिल रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। या यूँ कह लें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो ACM जीरो है, और ACM जीरो है तो इसका मतलब कि ACM का फार्मूला कहता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जीरो है। और इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जीरो है। न्यूमरेटर जीरो है का मतलब कि इन दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड अपोजिट है डायरेक्शन, तो वापस वहीं पहुंच गए m1a1 इज इक्वल टू m2a2 पे। तो ड्यूरिंग पुशिंग a1 अपॉन a2 एक्सेलरेशंस जनरेटेड इन्वर्स रेशो ऑफ मासेस में होगा। ठीक है, अब जो भी वेलोसिटी इसकी मान लीजिए v1 है किसी टाइम t पर, इसकी वेलोसिटी v2 है जो कि बाद में कांस्टेंट ही रहने वाली है, जो एक बार इन्हें अचीव कर ली। तो f एक्सटर्नल जीरो है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी तो कांस्टेंट है ना। पहले कितना था, पहले था जीरो, तो बाद में कैसे लिखोगे, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड मैग्नीट्यूड v1 है और डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व हो गया। इससे मुझे क्या मिला, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इक्वल हो गए। तो इससे मुझे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 इन्वर्स रेशो ऑफ द मासेस में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चूँकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपन वैसे निकालें v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, रेशो निकालें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन एक और तरीके से कह सकते हैं कि चूँकि VCM है जीरो, PCM है जीरो, तो VCM है जीरो और VCM है जीरो तो DCM है जीरो, और DCM क्या होता है, m1 d1 प्लस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इससे हमें क्या मिला कि m1 d1 और m2 d2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 d1 का मैग्नीट्यूड m2 d2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d1 अपॉन d2 निकालोगे तो वो m2 अपॉन m1 आएगा। तो उन सारे प्रश्नों का आंसर इन्वर्स रेशो ऑफ मासेस हो जाता है। a1 अपॉन a2 हो, चाहे v1 अपॉन v2 हो, चाहे d1 अपॉन d2 हो, चाहे पुलिंग कर रहे हो चाहे पुशिंग कर दिए, इन्वर्स रेशो ऑफ मासेस में आता है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं रोकते हैं और इसके ऊपर और एडवांस प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। वो है ना, प्लैंक के ऊपर एक आदमी चल रहा है तो बताओ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। रिवर में बोट खड़ी है, बोट पर आदमी चल रहा है तो बताओ बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दौड़ने लगा वो वेलोसिटी v1 से रिलेटिव टू प्लैंक, तो बताओ प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी। और इसी प्रकार से एक स्ट्रिंग में पार्टिकल को बांधा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा, यहाँ पर रिंग थी, रिंग भी चलेगी, पार्टिकल भी चलेगा। ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वेज एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वो भी एक लंबा लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।